Hello students, welcome back to another video session for you for your preparation towards JEE Main, IIT JEE खासकर है ना, एज वेल एज फॉर नीट। क्यों मैंने JEE Main और IIT JEE पर खासकर कहा, क्योंकि आज हम लोग जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डेफिनेटली JEE Main और IIT JEE के लिए बहुत ही यूजफुल प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट होगा, जहां हम लोग बहुत सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट होगा और साथ ही साथ काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल, एक कॉम्बिनेशन। और आप जानते हो कि जब हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं तो वो डेफिनेटली डायरेक्टली IIT JEE एंड रिलेटेड प्रिपरेशन एरिना के बारे में बात करता है। तो विदाउट टॉकिंग मच रिगार्डिंग दिस, वी विल डायरेक्टली स्टार्ट डिस्कसिंग दिस conceptual numerical problem solving. Once again, you are with me, I am Subhash Das, and you are watching the one of the most useful physics platform on YouTube, that is a platform to learn conceptual physics. Yes, I am Subhash Das and you are watching IIT JEE tutorial. और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को रिकमेंड कीजिए दूसरे बच्चों तक आने पहुंचने के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन ही प्रायोरिटी दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है, देखिए, 3 ब्लॉक अरेंजमेंट, A, B, C। A का मास मेंशन है, B का मास मेंशन है, A इज़ 8 kg, B इज़ 1 kg, C एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसके मास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इट इज़ अ स्मूथ सरफेस, ये जो सरफेस दिया है ये परफेक्टली स्मूथ सरफेस, ऑल सरफेसेज आर स्मूथ। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, ठीक है। अब देखिए, अगर सभी सरफेस स्मूथ है, यानी कि ग्राउंड के साथ A, ग्राउंड के साथ B, A और B, C और A, सभी सरफेसेज, सभी कॉन्टैक्ट सरफेस स्मूथ है, कहीं फ्रिक्शन नहीं है। ऐसी सिचुएशन में एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन का ऑन B, सो दैट A के साइड कॉन्टैक्ट B है और A और B को एक साथ पुश किया जा रहा है राइट या लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। तो हम लोगों को जो चीज़ निकालना है, फाइंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल C, time taken by the particle C to reach the ground level, ठीक है। ग्राउंड लेवल में पहुंचने में कितना समय लगेगा, किसको, पार्टिकल C को, ठीक है। तो सबसे पहले चूंकि ये स्मूथ सरफेस रिलेटेड प्रॉब्लम है और दिया है कि 18 न्यूटन का फोर्स B में लग रहा है, और अरेंजमेंट से आप साफ देख पा रहे हैं it is A plus B will be moving under the effect of this external force, right? तो जैसे ही इस एक्सटर्नल फोर्स के वजह से A plus B सिस्टम को देखेंगे, फॉर A plus B टेकन एज ए सिस्टम, इसको अगर मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ, ठीक है, A प्लस B को अगर मैं एक सिस्टम मान लूँ तो ऑब्वियस है कि एक ऑपरेटिंग एक्सेलरेशन A प्लस B में एक एक्सेलरेशन स्मॉल a मिलेगा ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, दैट इज F डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1, अप्लाइड फोर्स है 18 न्यूटन डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक कंबाइंड एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, किसमें, A प्लस B में। अब रहा सवाल C, जिसका मास नहीं पता है। अब इस एक्सेलरेशन की वजह से A प्लस B का इस कंबाइंड मोशन के वजह से पार्टिकल C पे क्या होगा, अगर मैं A प्लस B के रेफरेंस बना लूँ, A प्लस B एज रेफरेंस फ्रेम, है ना, A प्लस B के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं बात करूं, तो तब पार्टिकल C में क्या होगा, देखो ये C है जो कि एकदम एज कांटेक्ट है किसका, A के साथ। तो A का जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, ब्लॉक A का हॉरिजॉन्टल पोर्शन इज गिवन 4 मीटर। तो A प्लस B दोनों को अगर मैं रेफरेंस फ्रेम ले लूँ, किसके लिए, ब्लॉक C के लिए,
तो देन आई कैन सी क्या दिखेगा, देखो, यानी कि जो एक्सेलरेशन यहाँ हमको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेफ्टवर्ड दिख रहा है, किसके लिए, a प्लस बी के लिए, विथ रेस्पेक्ट टू a प्लस बी टेकन एज रेफरेंस, यही एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का c में राइटवर्ड दिखेगा, है ना, सूडो इफेक्ट। a plus b being an accelerated body taken as reference, c will be moving relatively rightward, तो a plus b के रेफरेंस में c is moving rightward with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल स्पीड ऑफ a कितना था, 0। सबसे पहले ग्राउंड तक पहुंचने के लिए क्वेश्चन है कि कितना समय में ग्राउंड तक पहुंचेगा, तो सबसे पहले उसको a को ट्रैवल करना है, दिन b को ट्रैवल करना, तब ना ग्राउंड तक पहुंचेगा। तो a को ट्रैवल करने का मतलब इट हैज टू ट्रैवल थ्रू 4 मीटर, ठीक है, इट हैज टू ट्रैवल थ्रू 4 मीटर। तो सबसे पहले पता करते हैं कि ये 4 मीटर को ट्रैवल करने में उसको कितना समय लगना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी तो उसका 0 है, तो यानी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, u0 प्लस हाफ इंटू ए हो गया 2 इंटू t1 मान लिया ये समय, यानी कि इतना ट्रेवल करने में उसको t बराबर t1 लगेगा, प्रोवाइडेड यहाँ से शुरू किया t इक्वल टू 0, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, फाइन। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमको t1 का वैल्यू मिल गया √4, यानी कि 2 सेकेंड। 2 सेकेंड का समय लगा पार्टिकल को कहाँ आने में, टू रीच एट द एज ऑफ, ये c यहाँ आ गया, ठीक है, टू ट्रैवल थ्रू द बेस लेंथ ऑफ a विच इज सजेस्टेड 4 मीटर, 4 मीटर ट्रैवल करके एट द रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, इट टुक कितना समय, 2 सेकेंड। कैसा किया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल स्पीड इसका 0 था, एक्सेलरेशन आया a प्लस बी के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन, सुडो एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, राइटवर्ड, वैल्यू कितना होगा जो a प्लस बी का आया है, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोगों को टाइम मिल गया, कितना समय लगेगा c को एंड ऑफ a में, एज ऑफ a में आने के लिए, फाइन। तो इतना समय में ऑब्वियस है कि यहाँ इसमें कुछ v1 वेलोसिटी जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना, तो देयरफॉर दैट v1 जो वेलोसिटी एज्यूम कर रहे हैं एट द एज ऑफ एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द a, वो कितना होगा, अगेन u प्लस at, a इज 2, टाइम मिल गया 2, यानी कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो v1 मिल गया इसको 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही स्पीड के साथ वो आगे बढ़ेगा ऑपरेटिंग c पर, अब ऑपरेटिंग एक्सेलरेशन कौन काम करने लगेगा, g। अब सवाल ये है कि वो पहले ग्राउंड पे हिट करेगा या उसका लोकस, अब तो उसका वेलोसिटी है एट एंड एक्सेलरेशन के, क्योंकि उसके बाद तो उसका a से कांटेक्ट छूट जाएगा ना, है कि नहीं, तो a से कांटेक्ट छूट जाएगा तो उसका प्रोबेबल लोकस क्या होगा, प्रोजेक्टाइल। अब हो सकता है वो प्रोजेक्टाइल इधर भी हिट कर जाए या हो सकता है इसको पार कर जाए, तो हमको समझना पड़ेगा कि कहाँ वो जा सकता है। तो अगर मान लो उसको b पे आके गिरना है तो दैट मीन्स इट हैज़ टू ट्रैवल थ्रू दिस मच। अगर उसको a को क्रॉस करने के बाद जो हाइट गिरना चाहिए टू हिट द अपर सरफेस ऑफ द ब्लॉक b, वो फिर कितना होना चाहिए, h1 माइनस h2। देख लो ये था हमारा h1, ये h2, तो दिस गैप इज डेफिनेटली h1 माइनस h2। तो उसको h1 माइनस h2 गिरना पड़ेगा टू हिट द अपर सरफेस ऑफ द ब्लॉक b। तो मान लेते हैं इफ इट विल हिट b, अगर वो b को हिट करेगा, एज्यूम कर लेते हैं, देन इट हैज़ टू फॉल थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ h1 माइनस h2। उसका एट द टाइम ऑफ लिविंग द सरफेस ऑफ ए, जो प्रोजेक्टाइल का बात कर रहे हैं, उस समय उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डेफिनेटली 4 मीटर पर सेकेंड का है, लेकिन क्या उस समय उसका वर्टिकल वेलोसिटी है, नहीं है। उस समय उसका वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है क्योंकि थ्रू आउट द मोशन इट हैड हॉरिजॉन्टल मोशन ऑन द सरफेस ऑफ ए।
तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ वो ब्लॉक ए का सरफेस को छोड़ के आगे जाएगा, लीव करेगा। तो यानी कि डाउनवर्ड वेलोसिटी 0 इनटू सम टाइम लेट इट बी t2, मान लिया t2 समय लगेगा कि अगर वो B पे हिट करता है A के बाद, ये प्रोजेक्टाइल लोकस में जाने में उसको t2 पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, प्लस हाफ g 10 ले लिया इनटू t2 स्क्वायर। h1 और h2 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, h1 इज 8 मीटर, h2 4, तो दोनों का डिफरेंस इज 4, सो 4 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो इसका मतलब t2 स्क्वायर हो गया कितना, t2 इज रूट अंडर ऑफ 4/5, यानी कि पॉइंट अंडर रूट ऑफ 0.8, ठीक है ना। t2 हो गया अंडर रूट ऑफ 0.8 सेकेंड, इतना समय लगेगा, ठीक है, इतना समय लगेगा इफ इट इज एज्यूम टू बी स्ट्राइकिंग द अपर सरफेस ऑफ B। अब देखना है कि अगर वो वाकई B में ट्रेवल करेगा, मतलब B में जाके हिट करेगा ड्यूरिंग दिस टाइम आफ्टर लिविंग द, ये t2 कौन सा समय है, A को छोड़ने के बाद का, तो इस यानी कि उतना समय में इफ इट इज सपोज टू स्ट्राइक द सरफेस ऑफ B देन इट शुड ट्रेवल समथिंग लेस देन इक्वल टू 2.5। तो अब मैं ट्रेवल इसका जो लोकस का जो ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टल ट्रेवलिंग डिस्टेंस है x ड्यूरिंग दिस पॉइंट रूट अंडर 0.8 सेकेंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल वो कैलकुलेट करूंगा। तो लेट इट बी ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली x, क्योंकि उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना था 4 मीटर पर सेकेंड, और वो तो कांस्टेंट रहेगा, 4 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं कांस्टेंट नहीं रहेगा। वी आर डिस्कसिंग द मोशन ऑफ व्हाट, बोलो, we are discussing the motion of C not with respect to A, rather with respect to both A and B, ठीक है। तो कंबाइंड जो A का वैल्यू आया था वो सिर्फ ब्लॉक A के रिस्पेक्ट में नहीं ना आया था, 18/8 तो नहीं किया था, 18/9 किया था, यानी कि वो एक्सेलरेशन सिस्टम C में थ्रू आउट रहेगा। तो यानी कि वो हो गया 4 इंटू दिस टाइम दैट इज 0.8 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू t2 स्क्वायर, है ना, ut2 प्लस हाफ a t2 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा वो 4/5, यानी कि इधर 2 कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 0.8 प्लस 4/5 यानी 0.8। तो देखो 0.8 का रूट करेंगे तो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, है ना। तो ये कैलकुलेशन जो है हमारा कितना, ये लगभग 0.3 के आसपास होगा ना, नहीं, हाँ लगभग 0.9 के आसपास। तो अगर ये कैलकुलेशन जो है, ध्यान से देखो, ये कैलकुलेशन जो है, ठीक है, ये डेफिनेटली हमारा ग्रेटर देन 2.5 आएगा। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन को देखो, ग्रेटर देन 2.5 आएगा, क्योंकि हमारा 4 इंटू ये 0.80, हम लोग जानते हैं कि 0.9 इंटू 0.9 क्या हो जाएगा हमारा, हाँ 0.81, तो ये लगभग हमारा 0.9 के आसपास भी होगा, तो ये लगभग 3.6, मैं थोड़ा मान लिया कि कम ही होगा, तो 3 से तो ज़्यादा होगा, तो यानी कि डेफिनेटली इज गोइंग टू बी मोर देन 2.5। यानी कि अगर मैं 0.8 सेकेंड का जो समय निकाला, एज्यूमिंग दैट इट विल टेक टू फॉल थ्रू अ हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अपर सरफेस ऑफ ए टू द अपर सरफेस ऑफ बी, उतना समय में जो करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यानी कि उसका लोकस जब इस लेवल को क्रॉस करेगा तब वो इससे ज़्यादा, यानी कि ये बाहर से लोकस ऐसे जाएगा, तो यानी कि बी को हिट करने का सवाल ही नहीं है। तो फिर मैं अगर इस प्रोसेस में जाऊँ तो फिर मेरे को ये एडिशनल टाइम चाहिए। सो दैट मीन्स दिस शोज दैट सिंस एक्स इज coming more than 2.5 meter, so this implies that C will directly hit the ground, directly hit the ground कहने का मतलब that is without hitting, that means without
हिटिंग बी, बी को हिट किए बगैर वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो अगर वो बी को हिट करेगा ही नहीं, डायरेक्टली ग्राउंड को हिट करेगा, तो फिर मैं काहे सिर्फ इतना का टाइम निकालूं, पूरा प्रोजेक्टाइल का टाइम क्यों ना निकाल लूं? क्योंकि वो अगर डायरेक्टली ग्राउंड को हिट करेगा विदाउट हिटिंग द ब्लॉक बी, तो इसका मतलब है कि उसका वर्टिकल हाइट लॉस टू हिट द ग्राउंड विल बी ऑल टुगेदर द हाइट ऑफ h1। तो इसका मतलब है हम लोग पूरा h1 के लिए टाइम निकाल लूँ, h1 विच इज इक्वल टू 8, दैट इज इक्वल टू हाफ, है ना, क्योंकि यहाँ वो 4 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट छोड़ा था सरफेस ऑफ ए को। सरफेस ऑफ ए को कितना स्पीड से, हॉरिजॉन्टल स्पीड से छोड़ा था 4 मीटर पर सेकेंड। तो उस समय का तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 था। तो 8 इज इक्वल टू हाफ इंटू जी, दैट इज 10 इंटू, इसको कुछ हम लोग T2 टर्म तो यूज़ कर लिया, T3 मान लिया, T3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5, यानी कि हमारा कैलकुलेशन ऑफ T3 हो गया रूट अंडर ऑफ 8/5 सेकेंड, ठीक है। ये कितना समय लगा उसको ग्राउंड तक आने में? रूट अंडर ऑफ 8/5 सेकेंड, यानी कि हमारा टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी फॉर सी, ब्लॉक सी, टू रीच द ग्राउंड, टू रीच द ग्राउंड कितना हो गया? जो पहला ए को ट्रैवल करने के लिए लगा था T1 और अब ए के बाद लग गया T3, यानी कि T1 का कैलकुलेशन कितना आया था? 2 सेकेंड। सो इट इज 2 प्लस रूट अंडर ऑफ 8/5 दिस मच सेकेंड, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो कितना समय लगा पार्टिकल को ग्राउंड तक पहुंचने में? तो दिस वाज अ क्वेश्चन विथ मल्टीपल कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने बार बार कहता हूँ, इसके पहले भी कई वीडियो को डिस्कस करने, वीडियो को बनाने के समय, डिस्कस करने के समय मैं कह चुका हूँ कि यू हैव टू गो थ्रू मल्टीपल कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपका डेस्टिनेशन टारगेट है IIT JEE या JEE मेन में अच्छा रैंक लाना है, तो कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत थॉरो होना होगा और आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, तब जाके आप इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट को लिंक कर पाएंगे और तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, फिजिक्स में हाउ मच थॉरो यू आर, आप कितना उम्मीद कर सकते हैं आपका चांसेस के बारे में क्रैक करने के लिए फॉर बेटर स्कोरिंग, बेटर रैंकिंग। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल में आने वाले हर एक वीडियो अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है। और देखिए, मैं एकदम बेसिक एलिमेंट्री चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत रेयर करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कम प्रॉब्लम्स कराएं, लेकिन ऐसे, है ना, ऐसे क्वेश्चंस कराए जाए जिसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट रिलेट करता हो, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन करके 5 क्वेश्चन अपने से करने का, है ना, हिम्मत बने, जोश आए अपने, ठीक है। जोश आना बहुत ज़रूरी है ना। जब तक अपने आप में जोश नहीं आएगा तब तक क्या होगा? मोमेंटम नहीं बढ़ेगा, और मोमेंटम नहीं बढ़ेगा तो भी JEE और IIT और नीट का सोचना छोड़ देना पड़ेगा। सो एनीवे, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छा से तैयारी करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कंटेंट अपलोड करने का इस चैनल पे, लेकिन साथ ही साथ आपसे उम्मीद भी बहुत है, सपोर्ट चाहिए। द मोर यू विल सपोर्ट, द मोर आई विल गेट एनर्जी, द मोर आई विल बी गेटिंग इन्वॉल्व विथ यू, ठीक है ना। और काम अच्छा चलेगा, आगे चलेगा, लंबा चलेगा। ओके, सो कीप वॉचिंग, सपोर्ट दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जूनियर्स को रिकमेंड कीजिए, और जो भी सब्सक्राइबर्स है वो हर वीडियो को देखे। सब्सक्राइब करने का मतलब सिर्फ नहीं है कि एक वीडियो को देखा, अच्छा लगा, सब्सक्राइब कर दिया, छोड़ दिया, उसके बाद और देखा नहीं, तो आपको तो फिर बहुत सारा कंटेंट आपका मिस हो जा रहा है ना। तो आइए, जब भी आप नोटिफिकेशन को, अगर आप बेल आइकॉन को दबाए हैं, मतलब बेल आइकॉन आपका प्रेस किया हुआ है, तो जैसे नोटिफिकेशन आता है तो एकदम वीडियो पे आना है ना, देखना है चैनल पे आके, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारा कंटेंट है, 1 by 1 देखिए, सीखिए और आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।